Good morning, students. Today I will further continue the fifth chapter of history. Audience halls were specially constructed to resemble a mosque. शाहजहाँ का जो सभा भवन था वो विशेष रूप से मस्जिद से मिलता जुलता था, यानी शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, since everybody faced that direction when court was in session. उसका जो सिंहासन था जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला होता है नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। द आइडिया ऑफ द किंग्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड on earth was suggested by them architectural features. इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले से अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। Behind the emperor's throne were a series of Petra द्वारा inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm Perseus' beast until they coexisted together peaceably. बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऑर्फियस ऐसा माना जाता था कि आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक The constructions of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice were treated the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे
और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ his reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। These were set in the midst of formal gardens constructed in the Charbagh format. The Charbagh garden also had a variation that historians describe as the riverfront garden. In the dwelling was not located in the middle of the Charbagh but at its edge close to the bank of the river. तो इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था और चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे और इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां adopted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई और यहाँ सफ़ेद संगमरमर मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। शाहजहां developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। इन द न्यू सिटी ऑफ Shahjahanabad that is constructed in Delhi, the imperial place commanded the river front only especially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी
और अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र व साम्राज्य। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। The tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda. See chapter 6. तो एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ता था। अध्याय 6 में देखें कि इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर very similar to the Mughal places in फतेहपुर सीकरी। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural styles। विशाल साम्राज्यों के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया और इससे जो कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेशन में मदद मिली। मुगल रूलर्स वर particularly skilled in adopting regional architectural styles in construction of their own buildings. In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that the design to resemble a हट। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। The Mughals liked this Bangla dome, see figure 11 and 12 in chapter 9, so much that they used it in their architecture. The impact of other regions was also
एविडेंट। मुगलों को यह बंगला गुम्बद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। Even through the authority of the Mughal rulers wanted in the 18th century, the architectural style developed under the pattern were adopted by other rulers to establish 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। Churches that touched the skies, आसमान छूते चर्च। From the 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। This architectural style known as Gothic was designed by his pointed arches, the use of stained glass, often painted with scans drawn from the Bible, and flying batteries, tall spire and bell towers which were visible from a distance were added to the church. यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है और इस शैली की विशेषताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। One the best known example of this architectural style is the church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th centuries. और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक है पेरिस का नॉट्रेडम चर्च। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो ये आपका जो है चैप्टर
फिनिश हो गया। थैंक यू।